नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे नेट जेआरएफ जो योग विषय में एग्जाम हुआ था 21 जून 2023 को, जो कि 3 से लेकर के 6 बजे के बीच में था। हमारा योग का पेपर हुआ था जिसका कोड 100 है। ध्यान रखें, एग्जाम में जब आप फॉर्म फिल करते हैं या फिर आप कभी कोड की बात करते हैं तो सांख्य योग भी एक पेपर है। सांख्य योग और योग दोनों अलग अलग है। हमारा योग जो सब्जेक्ट है उसका कोड 100 है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने पार्ट 1 कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम 11 से लेकर के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अदर पार्ट नहीं देखे हैं या फिर अन्य पीवाईक्यूज जितने भी अभी तक के हुए हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। उस पर आपको जब से एग्जाम हुआ है तब से लेकर के आज तक के और भविष्य में जितने भी आते हैं पीवाईक्यूज, हम सारे के सारे डेप्थ में एनालिसिस वीडियो डाल देते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। टू द सीक्वेंस जो है आप उनको देख सकते हैं सिस्टमेटिकली, तो आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में हम कंप्लीट कोर्स भी करवाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स के लिए। योग हमारा मुख्य पेपर रहता है सब्जेक्ट का, तो उसकी भी आप तैयारी करना चाहें तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ के अंतर्गत योग विषय में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अभी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 2 और पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग पूरे सिलेबस की, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं 24/7, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अरेंज किए गए हैं और साथ में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डेप्थ में एनालिटिकल वीडियोस आपको मिल जाती है, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, वो सारा का सारा इसमें मिल जाता है। ये 1 साल की फीस जो है 12,000 रुपीज है, इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ में यदि आप पेपर 1 भी करने के इच्छुक है तो पेपर 1 हम आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाते हैं। तो ये जो है सभी पेपर्स के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी पेपर है सबके लिए कॉमन होता है, चाहे योग है, संस्कृत है या इसके अलावा कोई पेपर है। तो आपके कोई अन्य जानकार है उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो पेपर 1, जिसमें आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और क्विजेस इसमें भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें मिल जाती है। ये आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली 5,000 रुपीज में, 5,000 रुपए में, 5K में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी क्वायरी सोल्व हो। पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, जिसकी क्वेश्चन आईडी आपके सामने दे दी गई है। इसको नोट कर लेंगे, आप अपने क्वेश्चन पेपर में मैच कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। तो पतंजलि योग सूत्र माने महर्षि पतंजलि ने जो दिया है योग सूत्र, उसके बारे में आपको मैंने बताया कि लगभग 195 या कहीं पर 196 आपको सूत्र मिलते हैं। एक्चुअल में 195 ही है व्यास भाष्य के अनुसार अगर देखें तो 195 जो सूत्र हैं उन पर डिस्कशन किया है महर्षि पतंजलि ने, और ये आपको कंठस्थ होने चाहिए तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके 10 से 12 या 15 तक क्वेश्चन आते हैं। आप चाहते हैं कि आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत न हो, हर तरीके से आपको समझ में आए क्वेश्चन, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको कंठस्थ हो योग सूत्र। तो अगर बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न जो है तीसरे अध्याय विभूति पाद से 35वां और 36वां जो सूत्र है वहां से ये क्वेश्चन डेवलप हो रहा है। सतव पुरुषे और अत्यंत संकीर्ण प्रत्याविशेषो भोग है। सतव और पुरुष की अत्यंत संकीर्णता मतलब मिल जाना एक दूसरे में, तो भोग की स्थिति है। और इनका अलग अलग हो जाना, परार्थत्वाद अलग अलग हो जाना, और पुरुष अपने आप को जान ले, स्वार्थ संयमात, स्वयं पर संयम कर ले, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, और स्वार्थ संयम से पुरुष ज्ञान होता है, कहते हैं स्वार्थ संयम से पुरुष ज्ञान होता है। ये 35 कल को यहां से प्रश्न बनेगा। एक्चुअल में जो प्रश्न बना है, स्वार्थ संयम से पुरुष ज्ञान हुआ, और पुरुष ज्ञान होते ही फिर आगे एक लंबी लिस्ट है 36 जो सूत्र है 3rd अध्याय का, उसमें कहते हैं जैसे पुरुष ज्ञान होगा, कहते हैं ततः प्रातिभ श्रावण, ये जो सूत्र है पूरा याद होगा तो आपको कंठस्थ उत्तर मिल गया इसका। ततः प्रातिभ श्रावण, वेदना, वेदना के बाद में आदर्श, आस्वाद और वार्ता जायंते, ऐसे करके इनकी लिस्ट है। तो अब आपसे जो एग्जामिनर ने मांगा है बीच बीच में से कट करके ऑप्शन मांगा है, तो इसमें क्या आस्वाद शब्द है? हाँ जी आस्वाद है, ये रहा। कभी कभी एग्जामिनर जो है सीक्वेंस ही पूछ लेता, तो इसके लिए आप ध्यान रहेंगे, तैयार रहेंगे कि सीक्वेंस क्या बन सकती है। आस्वाद सीक्वेंस हो गई,
और बात की जाए यहां पर तो आदर्श भी आपको दे रखा है, आदर्श भी होगा, और वेदन शब्द दिया है, एक्चुअल में क्या होता है, वेदना होता है, तो वेदन जो है आपका आ जाएगा। तो ये ए सी डी ऑप्शन 3 ही चूज करने के लिए बोला गया आपको, ए सी डी जहां पर भी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए सी डी वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये जो है एक्चुअल में हमारा राइट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसको आप जो है अच्छे से चेक कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ में अन्य जो बातें की गई है, अंतर्धानम और अपरांत ज्ञानम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो बी और ई ऑप्शन की बात करें, अंतर्धानम वाली लाइन की बात करें, तो ये शब्द अंतर्धानम जो है आपको देखने को मिलता है तीसरे अध्याय के 21वें सूत्र में आपको देखने को मिलता है, जहां पर कहा गया काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम, ये शब्द आता है। और अपरांत ज्ञानम की बात करें तो जब आप सोपक्रम और निरुपक्रम की बात करते हैं, तीसरे अध्याय के 22 नंबर सूत्र की बात करें, 22वां सूत्र जो है वहां पर आप देखेंगे तो ये वर्ड आता है सोपक्रमम निरुपक्रमम च क्रम तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, ये शब्द आपको वहां पर देखने को मिलता है। मतलब शीघ्र फलदायी जो होते हैं सोपक्रम, और निरुपक्रम जो देर से फलदायी होते हैं, इनमें जो कहते हैं जो संयम कर लेगा उसको जो अपरांत मतलब कि मृत्यु आदि का ज्ञान कहते हो जाता है। तो ये चर्चा की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसकी क्वेश्चन आईडी आप नोट करना चाहे तो ये क्वेश्चन आईडी है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने से शरीर की ऊर्ध्व गति संयम है। तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने पर शरीर की ऊर्ध्व गति संभव है। ऊर्ध्व गति की बात करते हैं तो ऊर्ध्व गति किस पर संभव है, तो उदान प्राण की जब बात करते हैं तीसरे अध्याय से ही है, 39 जो सूत्र है वहां से है ये, उदान जयात जल पंख कंटकादीश्व उत्क्रांतिश्च, उत्क्रांति मतलब ऊपर की तरफ गति होती है, उत्क्रांति। बाकियों की अगर बात करें तो समान प्राण की अगर हम बात करें तो समान पर चर्चा हमें देखने को मिलती है तीसरे अध्याय में ही मिलती है, 40 नंबर जो सूत्र है वहां पर देखने को मिलती है। ज्वलनम मतलब ज्वलन सदृश सिद्धि आती है, समान जया ज्वलनम ये सिद्धि आ जाती है। बाकी बात करें तो कूरम नाड़ी की अगर बात करें तो कूरम नाड़ी भी अपने आप में बताते हैं, कहते कूरम नाड़ी कहां पर है, हमारा जो गला है कंठ जो है कहते वहां पर ऊपर नीचे होती रहती है, कूरम नाड़ी के बारे में बताते हैं। तो कूरम नाड़ी की अगर बात की जाए तो कूरम नाड्यम स्थैर्यम तीसरे अध्याय का 31वां जो सूत्र है वहां पर बताया गया कूरम नाड़ी के बारे में, स्थिरता की बात की जाती है। और मूर्धा की बात की जाए तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ये जो है तीसरे अध्याय के 32 नंबर सूत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आसपास के सूत्र हैं। तो कल को प्रश्न किसी और रूप में घूम सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे मूर्ध स्थान पर संयम करने से सिद्धों का एक तरह से दर्शन होता है। सूत्र याद है तो आप मीनिंग अपने आप निकाल लेंगे एग्जाम में। मेजर बात है कि आपको सूत्र कंठस्थ होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे करेक्ट हो आंसर, कोई भी गलत ना हो। तो इसकी क्वेश्चन नंबर संख्या थी 12 और क्वेश्चन आईडी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इस प्रकार से एक एक चीज को एनालाइज करते चलेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसकी क्वेश्चन आईडी 100015, ये क्वेश्चन आईडी दे रखी है। यहां पर भी महर्षि पतंजलि का ही क्वेश्चन है। कहा है महर्षि पतंजलि के अनुसार योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि का, उसके अनुसार हेतु फल आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह है। सबसे पहले तो आपको ये देखते ही पता लगना चाहिए कि ये चार शब्द आपको कहीं देखने को मिलते हैं, योग सूत्र में देखने को मिलते हैं। कौन से अध्याय में, ये इतना अगर दिमाग में आने लग जाए तो इसका मतलब समझ लो कि आप लोगों ने सच में योग सूत्र पढ़ रखा है और समझ भी रखा है। अगर इसको प्रश्न को देखने के बाद में आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये प्रश्न किस चैप्टर से है, इसका मतलब आपके प्रश्न तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, यानी तैयारी नहीं है। यानी योग सूत्र रटा है तो वो केवल रटा ही है, समझा नहीं है। उसको समझने के लिए आपको एक एक चीज एक एक पहलू समझ में आएगा, जितना आप पढ़ोगे समझ में आती जाएगी। पहली बात है कि आपको कंठस्थ करना है, बिना समझे भी कंठस्थ होगा आपका। शुरुआत में समझ, कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनकी समझ अच्छी होती है तो समझ करके याद करते हैं, कुछ ऐसा होता है जिनको समझ नहीं आता डायरेक्ट। तो निवेदन यही है सभी से कि आप पहले कंठस्थ ही करें। जैसे हम बचपन में ए अनार कै कबूतर ABCD इन सबको कंठस्थ किया, वो समझ में तो नहीं आता था बचपन में कि इनका क्या यूज होगा, हमें तो पता भी नहीं था कि यूज ऐसे, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे प्रश्न सोल्व करने पड़ेंगे, कुछ नहीं पता था। बट बचपन में सबसे पहले क्रैमिंग पार्ट करवाते हैं। वैसे भी टीचिंग का नियम है कि सबसे पहले क्रैमिंग पार्ट होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होता है और फिर रिफ्लेक्ट होता है वो। ठीक है, तो योग सूत्र को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से तो बहुत जरूरी है कि उसको आप कंठस्थ कर लें। तो हेतुफल आशय और आलंबन किसका संग्रह होगा। अगर आप ये प्रश्न समझ गए तो फोर्थ अध्याय का, जिसका नाम क्या है, कैवल्यपाद। सब अध्याय के नाम भी आपको याद हो जाएंगे जब आप चैप्टर याद कर लें, तो अध्याय के नाम तो होने आसान है, जिसके सूत्र 34 संख्या है, उसमें सूत्रों की टोटल संख्या 34 है, चौथा अध्याय है। इसमें 10वां जो अगर सूत्र आप देखें 4.10, तो वहां पर कहा गया तासान अनादित्वम,
चाशीशो नित्यत्वाद, कहते जो वासना आदि होती है, कहते कहते अनादि होती है और नित्य तक बनी रह सकती है। किस कारण से? कहते हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रहित एशाम भावे तद भाव, कहते अगर जो हेतु फल आश्रय और आलंबन इनका संग्रह, ये संग्रह करते हैं किसका? वासनाओं का संग्रह करते हैं। इनका अगर कहते एशाम अभावे, इनका अभाव कर दोगे तो कहते तद अभाव, कहते इस वासना का भी अभाव हो जाएगा। इन चारों ये जो है कहीं ना कहीं वासना को स्टोर करके रखते हैं, इनको नाश कर दो तो कहते वासना भी नष्ट हो जाए, जिससे कहते पुनर्जन्म आदि जो क्लेश आदि कहते नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होना है इस प्रश्न का। तो यहां पर ये छोटा सा ध्यान देंगे। अब ये प्रश्न में सूत्र में तो नहीं रखा है, बट जब आप 3-4 सूत्रों को ऊपर से पढ़ते आओगे तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ जी ये वासना की बात चल रही है, किसी अन्य चीज की बात नहीं चल रही, तो आपका उत्तर राइट हो जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट। इसी के साथ में आगे हम चले तो क्लेशों की बात करते हैं। तो क्लेश क्या है? क्लेश 5 होते हैं। क्लेशों का वर्णन कहां आता है? दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से डिस्कस किया गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? दूसरे चैप्टर की बात करें तो साधन पाद जो है दूसरे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। बाकी ज्ञान कर्मों का इनका कुछ विशेष रूप तो नहीं है। कर्मों की अगर बात करें तो महर्षि पतंजलि जो है 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा करते हैं, शुक्ल और कृष्ण, मतलब पाप जो हो गया कृष्ण, और शुक्ल जो है पुण्य, और शुक्ल कृष्ण मिश्र जो होते हैं वो हमारे होते हैं सामान्य मनुष्य, कभी पाप कर लेते हैं कभी पुण्य कर लेते हैं। और योगियों कहते हैं इनसे परे होते हैं अकृष्ण और अशुक्ल, माने ना तो वो पाप करते नहीं वो पुण्य करते, इन सब से परे रहते हैं, निष्काम भावना जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कर्म होते हैं। ठीक है, इनका कर्मों का वर्णन भी एक तरह से चारों कर्मों का वर्णन जो है योग सूत्र में चौथे अध्याय में देखने को मिलता है। 7वां जो सूत्र होता है उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं प्रश्न का उत्तर हुआ वासना, हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। कल को आ सकता है कि वासना को संग्रह कौन कौन करता है, तो हेतु, फल, आश्रय और आलंबन चारों का नाम है। सूत्र याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली प्रश्न में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आईडी आपके सामने दी गई है 1 4 टाइम्स 0 एंड 8। तो यहां पर प्रश्न देखो, योग वासिष्ठ के अनुसार तत्व ज्ञान, मनोनाश एवं वासनाक्षय। अब ये प्रश्न लग सकता है किसी बच्चे को कि ये तो सर बहुत टफ हो गया। तो ये प्रश्न टफ है ही नहीं अपने आप में, ऑप्शन है, अगर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी तो आराम से प्रश्न को कर दोगे। तो तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय। मनोनाश, मन का नाश कर सकते हैं सर, माने एकाग्रता हो सकती है, पॉसिबल है। वासनाओं का नाश कर सकते हैं, बिल्कुल सर, कहते हैं वासना और मन, एक वासना और प्राण जुड़े रहते हैं जैसे, तो कहते हैं पॉसिबल है। तत्व ज्ञान भी कहते हैं मिलता है, पॉसिबल है, तभी तो तत्व ज्ञान है सर, मिल सकता है। तो क्या ये असाध्य मतलब नॉट अचीवेबल है क्या? तत्व ज्ञान नहीं मिलता क्या सर? एक तो नहीं हो सकता, इंग्लिश में आप समझ सकते हो इनको अर्थ। अकाट्य, अनस्केचेबल, कहते हैं इनको तत्व ज्ञान को कहते प्राप्त नहीं कर सकते, एक तरह से मन नाश को या वासना को नाश कर ही नहीं सकते। अकाट्य है क्या? नहीं है सर। अमान्य, नॉन एक्सेप्टेबल, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। तो इनके लिए कहा जाता है कि ये मिल तो सकते हैं, पॉसिबल तो है, बट ये इजीली नहीं होती, ये दुसाध्य होती है, मतलब डिफिकल्ट होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, बहुत परिश्रम के बाद में बहुत ज्यादा जो आप व्यायाम करते माने एक्सरसाइज किसी भी तरीके की, कुंडली जागरण, प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास, इस तरीके कोई भी प्रयास करेंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे, तो कहते हैं एक दिन ये पॉसिबल तो है, बट बहुत लंबी प्रैक्टिस की आदत, दुस्साध्य बोले तो डिफिकल्ट है, बाकी मिल तो जरूर जाएंगे। तो 3 ऑप्शन तो मतलब ही नहीं है, तो वैसे ही दे रही है आपको। तो योग वासिष्ठ जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है और थोड़ी सी कॉमन सेंस है आपके अंदर, तो इजीली कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न हमारा हिंदी में नहीं हो रहा होता है, तो थोड़ा इंग्लिश की तरफ देख लिया करो। एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं, एग्जाम में आपको स्पेशली हिंदी और इंग्लिश का बटन मिलता है, उसको प्रेस करते तो हिंदी में आता है, कभी कभी इंग्लिश में आता है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। योग वासिष्ठ की अगर बात करें तो योग वासिष्ठ को क्या बोलते हैं? महारामायण बोलते हैं, महारामायण, महारामायण। इस महारामायण में कितने जो है श्लोक बताए गए हैं? 32,000। इसका एक श्लोक है जिसमें बात की गई कि इसमें 32,000 श्लोक है, महारामायण इसमें 32,000 श्लोकों की चर्चा की गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, योग वासिष्ठ और भगवान राम जी के बीच की चर्चा है, मतलब भगवान राम का पूरा कुल खानदान का वर्णन मिल जाता है इसमें अपने को, कि योग वासिष्ठ में प्रकरण बताए गए हैं। कितने प्रकरण है? 6 प्रकरण है। उनकी सीक्वेंस ही बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो 6 की 6 को याद रखने के लिए वैराग्य प्रकरण सबसे पहले, वैराग्य की इच्छा होती है तब स्टार्ट होता है, फिर मुमुक्षु प्रकरण होता है, मुमुक्षु प्रकरण की बात आती है, उसके बाद में उत्पत्ति प्रकरण की बात होती है, उत्पत्ति की, और फिर स्थिति प्रकरण की बात होती है, स्थिति की, फिर उपशम प्रकरण होता है, उपशम प्रकरण, और फिर जो है लास्ट में निर्वाण प्रकरण, निर्वाण प्रकरण माने अंतिम जो उद्देश्य था आपका निर्वाण, वो मिल जाएगा, निर्वाण प्रकरण। ऐसे करके 6 प्रकरण है, सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत सी बार, और इसमें 7 ज्ञान की भूमियां भी है, उसको भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से, मैंने पूरे सिलेबस में करवा रखा है, वहां पर आप दोहरा लेंगे, इस वीडियो को रोकेंगे और मन में दोहराएंगे कि 7 भूमियां, तो उन भूमियों की सीक्वेंस क्या है और उनका क्या क्या मीनिंग है। एग्जामिनर मीनिंग भी पूछ लेता, तो मैंने मीनिंग और डेप्थ में उनका श्लोक सहित सारी व्याख्या कर रखी है,
तो उनको आप एक तरह से एनालाइज कर लेंगे, फिर से वीडियो को देख लेंगे कंटेंट में जा करके। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न आ रहा है तो कल को फिर घूम करके वो प्रश्न आ जाएगा सेम, क्योंकि ले दे करके इतना सही काम होता है एग्जामिनर का कि एक प्रश्न पूछ ले इस बार तो अगली बार फिर वो पीछे वाला प्रश्न पूछ लेता है या उससे जोड़ के पूछ लेता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्वेश्चन आईडी 100012 है। यहां पर योग कुंडली उपनिषद के अनुसार 4 कुंभकों के भेद में कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहली बात तो यहां पर इनडायरेक्टली ये बता दे कि योग कुंडली उपनिषद में कितने कुंभक है, 4 है। तो 4 में सर कौन कौन से है? सूर्य भेदी, उज्जाई, उज्जाई, शीतली, शीतली और एक भस्त्रिका। ये चारों अगर याद है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, ये ध्यान रखें। अब कभी कभी आपको याद नहीं रहेगा शीतली है या शीतकारी है, ऐसा कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखें शीतली कैसे दो, तो दुए वाला शय जब आ गया ये समझ लो कि वो दोनों का काम करेगा, शीतकारी का भी और शीतली का भी। तो जब एक होगा कहीं पर भी तो वो दुए वाला ही मिलेगा, मतलब दोनों के नाम का एक ही आ गया, ठीक है। तो दुए वाला स मिलेगा, माने शीतली मिलेगा, शीतकारी नहीं मिलेगा। शीतकारी तभी मिलेगा जब शीतली साथ में है, अन्यथा नहीं मिलेगा। अन्यथा अगर मिलेगा तो केवल और केवल शीतली मिलेगा। एक मिलेगा किसी भी ग्रंथ में, जैसे घेरण संहिता में एक है, तो बात की जाए तो शीतकारी है या शीतली है वहां पर, तो आप आसानी से बता सकते हो सर शीतली है। ऐसी उपनिषद एक और है, एक ग्रंथ है योग बीज। योग बीज में भी 4 ही कुंभक है, सेम यही है, तो उसमें भी शीतकारी शीतली में से एक है, तो कौन सा होगा? दोनों का जो काम कर जाए वो दुए वाला शय, दुए वाला शीतली ही होगा। तो अकेला जब मिलेगा तो शीतली। तो यहां पर हमारे ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई और शीतली तो है। इसका मतलब हमारा जो प्रश्न का उत्तर पूछा गया है नहीं के रूप में, तो चंद्रभेदी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इस प्रश्न का राइट होगा। ये डिस्कस नहीं किया गया है योग कुंडली उपनिषद में। इन चारों कुंभकों को कितने, इन चारों प्राणायामों को या कुंभकों को कितने बंधों के साथ में किया जाना है? बंध कितने बताए गए? 3 बंध बताए गए, 3 बंध, वो भी ध्यान रखेंगे। तीनों बंधों का नाम अगर देखें तो नीचे से हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है, नीचे से मूल बंध, फिर उसके बाद में उद्यान बंध और सबसे ऊपर जालंधर बंध, ये बंद होते हैं हमारे। ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे इन चीजों को। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि योग कुंडली उपनिषद कैसे कुंडली और कैसे कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ये वेद माना गया है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है ये उपनिषद। ओके, ये भी बात होगी। दूसरी, इस उपनिषद की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग कहां से होता है? कहते हैं योग कुंडली उपनिषद कहता है कि चित्त के जो चंचलता है उसके 2 कारण है। कहते क्या क्या? एक तो वासना और एक प्राण है, एक वासना और एक प्राण, ये 2 केस मानता है। तो कहते हैं इन दोनों में से एक को रोक लो, कहते दोनों रुक जाएंगे और मोक्ष कहते मिल जाएगा फाइनली। तो क्या कहते हैं? कहते प्राण को रोका जा सकता है। हठयोग का ग्रंथ है तो प्राण को रोकने की बात करेगा। तो कहते प्राण को रोकने के लिए क्या है? कहते 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या क्या है? कहते एक तो मिताहार कीजिए, मिताहार, फिर कहते आसन कीजिए। आसन कितने बताए गए? 2 बताए गए हैं, मिताहार आसन, और उसके बाद में कहते शक्ति चालन कीजिए, शक्ति चालन कीजिए। ये कॉन्सेप्ट है इसका। शक्ति चालन की जब बात करते हैं तो शक्ति चालन 2 तरीके से करते हैं। कहते एक तो शक्ति चालन आप क्या करें? सरस्वती चालन कर लीजिए, सरस्वती माने कुंडली का चालन कर लें किसी न किसी तरीके से। और एक जो कहते हैं उसके लिए प्राणायाम यानी कि कुंभक कीजिए, प्राण संरोध कीजिए, प्राण संरोध, प्राणरोध ऐसे वर्ड कहते हैं, जिसमें ये चारों कुंभकों का वर्णन कहते हैं। 4 कुंभक कर लेना, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, इन चारों को कर लेना। अगर आपने ये ग्रंथ पढ़ा हुआ है योग कुंडली उपनिषद तो ये मेरी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। अगर ये नहीं पढ़ रखा तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा टिपिकल हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार जाकर के जो बुक है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको जाकर के जरूर देख ले, ताकि ये आपको समझ में आए। तो मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि इन फ्यूचर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसकी आपकी अभी से तैयारी हो जाए। तो चारों कुंभकों को करना है, किसके साथ करना है? 3 बंधों के साथ करना है। 3 बंध कौन से? मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। अब यहां पर जो उद्यान बंध और जालंधर बंध है, इनके लिए एक स्टोरी बनती है उद्यान और जालंधर के लिए। जालंधर बंध होता है ठुड्डी को लगा लेना कंठकूप से। कब करते होते हैं आप जालंधर बंध? जब सांस अंदर ले लेते होते हैं। तो जब पूरक कर लेंगे आप, सांस अंदर भर लेंगे, तो उसको रोकने के लिए पूरक के अंत में आप क्या करते हैं? जालंधर बंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो पूरक का अंते जालंधर विधो, पूरक के अंत में आप जालंधर करते हैं। अगर हम उद्यान बंध की बात करें तो उद्यान बंध में कहा जाता है कि रेचक के प्रारंभ में, रेचक की स्टार्टिंग, प्रारंभ, आरंभ में, रेचक के प्रारंभ में, और साथ में अंत किसका? और रेचक मतलब सांस छोड़ने वाले हैं, तो आप किसका अंत करें? कुंभक के अंत में, कुंभक के अंत में, कुंभक अंते, और रेचक आदो, रेचक के आदि में, आदि को प्रारंभ बोलते हैं, तब करते हैं उद्यान। पॉइंट नोट रखें, उद्यान किसी भी साइड से काउंट करें, चाहे ऊपर से लगे चाहे नीचे से, दोनों बार दूसरे नंबर पर आता है। मूल बंध को पहला माने तो उद्यान बंध दूसरे नंबर पर है, जालंधर बंध को पहला माने तो भी उद्यान दूसरे पर है।
तो ये बीच में दूसरे नंबर पर। तो इसलिए इसके दो वैरायटीज आप ध्यान रखें कि एक रेचक के शुरू में माने आदि में और कुंभक के अंत में, ये दो गुण हैं। जालंधर पहले नंबर पर आता है। ऊपर से देखें तो ऊपर से देखें पहले नंबर पर, तो इसका पै से पूरक के अंत में, अंत अंत वर्ड याद रखना है कि पूरक के स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग में लगा ली तो सांस अंदर कैसे जाएगा, पूरक के अंत में जब सांस भर लेंगे तो उसको रोकने के लिए जालंधर बंधन लगाते हैं। ठीक है, ये बात तो इसी के साथ में एक्स्ट्रा बात कि सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, ये चारों कुंभक पहले दिन कितनी बार करने हैं, पहले दिन प्रथम दिन कितनी बार करने के लिए कहे जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। तो प्रथम दिन 10 बार, 10 बार करो कहते सारे कुंभक। अगले दिन 15 बार कर लो, फिर अगले दिन 20 बार कर लो। ठीक है, उसके बाद में फिर 25 बार करने के लिए कहते हैं। तो सो ऑन कहते हैं 5 की संख्या बढ़ाते चलो। कितनी, मात्र 5 की संख्या बढ़ाते चलो प्रतिदिन, 5 की वृद्धि करनी है +5। ठीक है, 10 करने हैं स्टार्टिंग, पहले दिन 10 करने हैं। अब 10 कारण क्या है, कहते हैं इसमें 10 ही विघ्न है, 10 ही विघ्न, ऐसे याद रह जाए। प्रथम दिन कितने करने हैं, 10 विघ्न, याद रखना 10 विघ्न है तो 10 बार ही पहले दिन करना है, ऐसे दिमाग में छवि बना लेंगे तो इजी रहेगा आपको उत्तर देना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हुआ, चंद्रभेदी। इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि चंद्रभेदी 4 कुंभकों में नहीं आता है। पूरा उपनिषद मैंने इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया यहां पर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो इसकी आईडी 100034 है। प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से उस क्रिया का नाम बताइए जिसका अभ्यास आभूषण पेटी, हाट कपेटकम, हाट कपेटकम बोले तो सोने की पेटी की तरह कहते हैं गुप्त रखना चाहिए, है ना, उसके बारे में बताया। तो सोने की पेटी के समान संभालने लायक एक ही है चीज, त्राटक की बात करते हैं, त्राटक, है ना, जो तंद्रा आदि, निद्रा आदि में भी लाभदायक होता है, तंद्रा और निद्रा। ठीक है, और नेत्र ज्योति में भी लाभकारी मानते हैं, जिसको नेत्र ज्योति में भी लाभकारी मानते हैं। बात करें हम कपाल भाती की, तो कपाल भाती कई ग्रंथों में अलग अलग है। जैसे गेरण संहिता में कपाल भाती बोले तो भाल भाती को 3 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें वात क्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम है। इस प्रकार से 3 तरीकों से बांटते हैं। हालांकि गेरण संहिता में 3 है, परंतु अन्यत्र जो हमारी हठ प्रदीपिका वहां एक ही मिलता है। वहां हठ प्रदीपिका में कहा जाता है कि इसको कैसे करना है, हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूं इन चीजों को। तो हठ प्रदीपिका में कहते हैं, कहते वस्त्रावल्लोहाकेण, तो लोहार की धोकनी के समान, जैसे लोहकार की धोकनी होती है उसके समान कहते हैं इसको तेजी से सांस को निकालना है, छोड़ना है, रेचक पूरक करना है, रेचक और पूरक करना है, रेच पुरुष संस ब्रह्मो, ऐसे करना है। तो कहते कपाल भाती हो जाएगा, जिससे कफ दोष नाश हो जाएंगे, कफ दोष। और धोती की बात करें तो धोती से हठ प्रदीपिका कहते हैं कि कास श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगांश विंशति, कफ रोग कितने 20 प्रकार के दूर हो जाते हैं। और नेति की अगर बात करें तो नेति के बारे में कहते हैं कि नेत्री, पहले तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, एक वित्त की बात करते हैं, एक वित्त नेति की लंबाई होनी चाहिए, माने 9 इंच बात करते हैं, यानी 12 अंगुल कहते हैं इसकी लंबाई होनी चाहिए। अब नेति की लंबाई होगी, इसके लाभ कितने 3 हैं। एक तो कहते हैं जत्रु ऊर्ध्व, ऊर्ध्व जत्रु रोग जितने भी होते हैं, ऊर्ध्व जत्रु, हठ प्रदीपिका कहते हैं ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश करती है नेति। और साथ में कहते हैं दिव्य दृष्टि देती है, दिव्य दृष्टि। और साथ में कपाल शोधन, कपाल का शोधन भी करती है, कपाल का शोधन, कपाल में मतलब कफ आदि जो जमा रहता है कहता उसको भी शोधन कर देती है नेति क्रिया। ये नीति के विषय में चर्चा देखने को मिलती है। तो इन सब को आप याद रखेंगे। ऐसे अगर आपने तैयारी कर ली तो ये समझ लो कि आपका कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर गलत नहीं होने वाला है, सारे ही प्रश्न इसी के आसपास से बनने, तो इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 100056 इसकी क्वेश्चन आईडी है। संप्रज्ञात समाधि होती है और असंप्रज्ञात, दो समाधि होती है। समाधि पाद जो है, समाधि पाद जिसमें समाधि का डिस्कशन किया जाता है, वो फर्स्ट यूनिट है, हमारा फर्स्ट यूनिट है योग सूत्र में, योग सूत्र से प्रश्न है। तो वहां पर संप्रज्ञात की चर्चा होती है सबसे पहले। 1/17 नंबर जो सूत्र है उसमें संप्रज्ञात 17, सह से 17 है, सह से संप्रज्ञात, ऐसे याद रखेंगे। तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है, सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं इसको। तो ये सूत्र याद रखेंगे आप, पूरा का पूरा योग सूत्र याद रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आप न याद रखें, पूरे ही सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। कोई भी विद्यार्थी का क्वेश्चन क्या होता है, सर कहते कौन से सूत्र इंपॉर्टेंट है वो बता दो। 195 सूत्र जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इससे ज्यादा एक आधा सूत्र मिल जाए आपको किसी पुस्तक में तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए आपका कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, एटलीस्ट योग सूत्र में। बाकी जगहों पर हो सकता है बहुत ज्यादा होते हैं, यहां पर तो आपकी एक एक लाइन की है, छोट एक लाइन भी पूरी नहीं बनती है। 195 है, 2 दिन में याद हो जाते हैं अगर आप पूरा अच्छे से मेहनत करते तो असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात की बात हुई 117 में। फिर जैसे 118 आता है उसमें असंप्रज्ञात की बात होती है। विराम प्रत्याभ्यास है, विराम ये आ गया, और प्रत्याभ्यास है, ऐसा वर्ड देखने को मिलता है, प्रत्याभ्यास है
पूर्व संस्कार शेषो अन्य है। क्या हो गया? प्रत्यय हुआ और अभ्यास हुआ। ये विराम जो है इन शब्दों से संबंधित है। तो बी और ई जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी और ई अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ये प्रश्न है क्रम संस्कार, प्रज्ञा संस्कार, चित्त संस्कार, ये सूत्रों में डिस्कस नहीं होते, व्याख्याओं में होते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, तो इनका कोई यहां पर औचित्य नहीं है। तो बी और ई जो है अपना राइट आंसर होगा। इन संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर विराम का। तो प्रत्यय और अभ्यास शब्द है, सूत्र से एज इट इज उठा है 1/18 से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने यहां पर 4 अध्यायों पर चर्चा की है। चारों अध्यायों के नामकरण अच्छे से ध्यान कर लेंगे। पहला अध्याय कौन सा है? समाधिपाद। समाधिपाद, क्योंकि आगे जो है योग सूत्र के प्रश्न अभी नहीं मिलेंगे अपने को। तो दूसरा जो है साधनपाद है, साधनपाद। तीसरा जो है विभूतिपाद है, विभूतिपाद। चौथे की बात की जाए तो वो है कैवल्यपाद, कैवल्यपाद। तो इनकी अगर संख्या बात करें तो संख्या कितनी है इनके अंदर? तो पहला के आगे 5 लगाओ, पहले के आगे 5, तो 51 पहले में सूत्र देखने को मिलते हैं। दूसरा, दूसरे में 2 5 लगाओ तो 55 मिलते हैं। तीसरा भी लास्ट सेकंड है तो इसमें भी 55 होंगे। पीछे से सेकंड हो गए तो 2 5 लगा दो। और चौथा जो है उसके आगे 3 लगा दो, क्योंकि 3 अध्याय पहले आएंगे ना, तो 34 सूत्र लास्ट वाले में मिलते हैं। तो तीसरा जो है उसमें एक थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलता है, उसमें 56 भी कहीं कहीं किसी पुस्तक में है। तो वो आपको मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया कि क्यों 56 है, क्यों 55 है, कैसे कैसे है और कैसे नहीं है, विद रेफरेंस विद प्रूफ मैंने आपको सब टीच किया है। तो वहां पर जाकर उसको अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। कंटेंट जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको सारी ये छोटी छोटी बारीकियां जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है गेरंड संहिता से, क्वेश्चन नंबर 18 है। 100031 इसकी क्वेश्चन आईडी है। गेरंड संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है? तो दोस्तों मैं बात करूं गेरंड संहिता की तो डिफरेंट प्रकाशन है हमारे पास, कहीं पर भी लंबाई का वर्णन नहीं मिलता है। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन होता है गलत। परंतु एक बहुत ही विशेष प्रकाशक है कैवल्य धाम, आप सब जानते हैं, नाम सुना है कैवल्य धाम। ठीक है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। कैवल्य धाम की पुस्तक है गेरंड संहिता, उनकी पुस्तक में इसकी लंबाई का श्लोक भी मिलता है। तो जिसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई जो है 19 से 25 हाथ तक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। तो अभी तो ये प्रश्न आया नॉर्मल गेरंड संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है इस रूप में। कल कोई प्रश्न थोड़ा सा घूम करके आ सकता है कि कैवल्य धाम के अनुसार बताइए, है ना, गेरंड संहिता की लंबाई कितनी है, वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है कैवल्य धाम की प्रकाशक के अनुसार। एग्जामिनर ऐसा बोल सकता है क्योंकि उसमें ये लंबाई बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसको आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लेंगे। इसका मैं रेफरेंस थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका जो कैवल्य धाम से या हर जगह से प्रकाशित है, इसमें वस्त्र धोती जो है, वस्त्र धोती ऑब्वियस सी बात है, धोती बोले तो वस्त्र धोती की ही लंबाई हो सकती है पॉसिबल। तो वस्त्र धोती की लंबाई यहां पर जो बताई गई है हस्त पंचदाश आयतम, 4 अंगुल चौड़ी। चौड़ाई जो है हर ग्रंथ में सेम है, 4 अंगुल चौड़ाई बताती है, हर जगह पर सेम है, कहीं पर भी डिफरेंट नहीं है। अगर चौड़ाई है तो 4 अंगुल ही है। और 15 हाथ जो है लेंथ बताई गई है, लंबाई, लेंथ। ठीक है, और इसको 22.5 फुट के आसपास भी हम नोट करते हैं, 22.5 फुट में भी मानते हैं, क्योंकि एक हाथ लगभग 1.5 फुट के बराबर होता है। तो 22.5 फुट के आसपास लंबाई हो जाती है 15 हाथ की। आगे बात करें तो हमारा जो है गेरंड संहिता, गेरंड संहिता एज पर कैवल्य धाम, कैवल्य धाम के अनुसार श्लोक है, ये ध्यान रखें, कैवल्य धाम के अनुसार। तो इसमें एकोनविंशति हस्त, एकोनविंशति होता है 19 हाथ, 19 हाथ। पंचविंशति वे तथा, यानी पंचविंशति का अर्थ हुआ 25 हाथ। तो 19 हाथ से लेकर के 25 हाथ के बीच की कहते कोई लंबाई हो सकती है, वो वस्त्र धोती की लंबाई उसके गेरंड संहिता के अनुसार कैवल्य धाम का प्रकाशन है। इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन मिलती है, अन्यत्र कहीं पर भी हमें ये जो लाइन है नहीं देखने को मिलती, श्लोक वाली पहली। बाकी चौड़ाई जो है चतुरंगुल विस्तारम 4 अंगुल ही बताई गई इसमें भी। अन्य अगर देखें हठ रत्नावली, हठ रत्नावली, हठ रत्नावली के लेखक कौन है? हठ रत्नावली के लेखक है श्रीनिवास भट्ट जी। हठ प्रदीपिका के हैं स्वामी स्वात्माराम जी। तो हठ रत्नावली में वस्त्र धोती की अगर लंबाई हम देखें तो विंशद हस्त प्रमाण 20 हाथ लंबी बताते हैं। तो यह ध्यान रखें, हाथ बताते हैं या फुट बताते हैं, सब नहीं हाथ में बताइए। 15 हाथ बताती है हठ प्रदीपिका, पैसे प्रदीपिका, पैसे 15 हाथ। ठीक है, गेरंड संहिता में 19 से 25 हाथ बताई गई है, हाथ में बताई गई है। और हठ रत्नावली की बात करें तो 20 हाथ बताई गई है। अब एक हाथ की वैल्यू अगर निकालें, एक हाथ जो होता है एक हैंड, उसकी लंबाई लगभग 1.5 फीट के आसपास आते हैं, 5 फीट। ओके, तो 20 हाथ की लंबाई कितनी हो जानी चाहिए?
30 फुट हो जाएगी। कल को एग्जामिनर ये पूछ सकता है, फुट में भी दे सकता है उत्तर, तो आप ध्यान रखें 30 फुट। अब मुझे आप लोग उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो। 19 हाथ या 25 हाथ, इसको हम फुट में कैसे डिनोट करें? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमने विद प्रूफ सोल्व कर लिया है। बहुत सारी बुक्स में नहीं है 19 से 25 हाथ, परंतु कैवल्य धाम में है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक बन जाता है आपका। क्वेश्चन थोड़ा सा घूम करके पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये भी कह सकते हैं कि बताइए गेरन संहिता की वस्त्र धोती की लंबाई जो है किस प्रकाशन ने बताई है वगैरह वगैरह, कुछ भी तरीका हो सकता है एग्जामिनर का। तो इस क्वेश्चन को आसान मत समझिएगा, छोड़िएगा नहीं। हालांकि एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया था यूजीसी ने, परंतु आने वाले भविष्य में ये किसी अलग रूप में पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और इसकी क्वेश्चन आईडी की बात करें तो 10009090। ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी पीडीएफ में मिलाने के लिए। आगे बात करें तो यहां पर असर्शन एंड रीजन दिया गया है। कहते उस साधक को न तो रोग न जरा न मृत्यु, कहते तीनों नहीं होती। ये प्रश्न कहां का, ये देखते ही समझ में आए, ये श्वेता श्वत्र का प्रश्न है। श्वेता श्वत्र उपनिषद का प्रश्न है। श्वेता श्वत्र जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से। ओके, श्वेता श्वत्र में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय में इसको बांटा गया है, 6 अध्याय में बांटा गया है। इसमें जो है कहा गया है, एक बहुत ही फेमस श्लोक है इसका, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। बहुत ही फेमस है, बच्चा बच्चा जानता है, ये समझ लो। जिन्होंने उपनिषद का नाम तक सुना है उनको भी एक कंठस्थ हो जाता है श्लोक, कि जो योग की अग्नि में प्राप्त हो जाता है, कहता वो रोग, जरा बोले तो बुढ़ापा, और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। क्या ये बात सत्य है? हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है, कोई राय दो राय नहीं है। और कहा गया है जिस साधक को योगाग्नि में शरीर प्राप्त होता है, रीजन यही है, कहता कहता उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसको कहता है ये योग अग्नि वाला शरीर प्राप्त होगा। क्या ये बात सत्य है? हाँ जी बिल्कुल। ये कहां पर की गई है? दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है श्वेता श्वत्र में। तो वहां कहा गया न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्निमयम शरीरम, कि जिसको योग वाली अग्नि का शरीर मिल जाए, मतलब योग की अग्नि में जो शरीर को तपा लेगा, उसको रोग, जरा बोले तो बुढ़ापा और मृत्यु तीनों ही नहीं सताएंगी। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया अलग अलग तरीकों से। दूसरे अध्याय का 12वां जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां पर दोनों लाइनें सही हैं और दोनों लाइनें एक ही श्लोक से है, और एक ही श्लोक से जब लाइनें होती है तो वो हमेशा व्याख्या सही ही होती है, ए और आर। बस शर्त इतनी से दोनों सत्य होने चाहिए कथन। तो ऑप्शन एक जो हमारा राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों राइट हैं, और दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या जो है उसको भी कंप्लीट कर रही है। ए की व्याख्या आर बिल्कुल राइट है। ओके, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आईडी 100055 दे रखी है। इसमें यहां पर प्रश्न पूछा गया है युंग से। जुंग, कार्ल जुंग जो है उनके अकॉर्डिंग पूछा गया साइकोलॉजिकल फंक्शंस, क्योंकि उन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। कार्ल जुंग ने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है मानसिक आधार पर। अगर देखें तो 3 टाइप बताते हैं वो। एक तो इंट्रोवर्ट बताते हैं वो, एक एक्सट्रोवर्ट टाइप बताते हैं एक्सट्रोवर्ट, और एक एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट बोले तो उभयमुखी। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, के अंदर ही सोचता है, वो अपने अंदर अंदर में रहता है। एक्सट्रोवर्ट वो बाहर की दुनिया में खोया रहता है, बाहर शो ऑफ रहता है। और एम्बिवर्ट जो है दोनों तरफ रहते हैं, झुकाव उनका। ठीक है, तो इनको बांटने के तरीका क्या है, साइकोलॉजिकल फंक्शंस उनके क्या क्या है, उन्होंने जो है कार्ल जुंग ने 4 बातें मानी है। पहली बात तो आप प्रश्न को देखिए पहले, इंग्लिश और हिंदी आपके पास दोनों प्रश्न है। ऐसे ही एग्जाम में आया था, ये मैंने बनाया नहीं है, एज इट इज आया था। तो जो बच्चे इंग्लिश में मात्र तैयारी करते हैं, या कभी कभी जो बच्चे मात्र हिंदी में तैयारी करते हैं, तो दोनों ही बच्चों के लिए कठिन प्रश्न है। तो इंग्लिश वाले बच्चों ने कुछ इस शब्द में ये ऐसे शब्द देखे ही नहीं होंगे, इनकी जगह कुछ और पढ़ा होगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों ने जो है पढ़ रखा है शब्द, तो हिंदी वाले बच्चे कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रश्न जो है कोई भी नॉर्मल साइकोलॉजी का कितना भी प्रोफेसर आ जाए वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने पता नहीं किस बुक से उठा करके एज इट इज हिंदी के टर्म दे दिए। हालांकि ये इंग्लिश में दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ही है कि साइकोलॉजी टर्म ही इंग्लिश की है, तो इंग्लिश में दिया जाना चाहिए। कार्ल जुंग ने जब खोज किया, वो हिंदी में तो खोज की नहीं होगी, तो उसने अपने शब्द दिए इंग्लिश में, तो वो होने चाहिए थे। बट एग्जामिनर ने खैर किसी बुक को रिकमेंड करके ये प्रश्न दे दिया होगा। परंतु फिर भी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आने वाले एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे, उसमें इंग्लिश या हिंदी जो भी टर्म हो, उसमें ये रिजिड ना हो कि सर मेरी लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, मैं तो हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। या कोई बच्चा हिंदी वाला है, वो कहे सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं तो हिंदी ही पढ़ूंगा। तो जो बेसिक टर्म्स होती है ना, उनको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ लें। बेसिक टर्म्स, पूरा सेंटेंस जरूरी नहीं है, बेसिक टर्म, तो आपका एग्जाम में नंबर मिलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस के साथ में ऐसा खेल खेलता है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। कार्ल जुंग ने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये किया किस कारण से किया, क्या उनकी थ्योरी थी? तो कार्ल जुंग का कहना था कि मनुष्य के जो है बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन है 4। कौन कौन से हैं?
कहता एक तो है थिंकिंग, वो चिंतन करता है, कहता थिंकिंग था, ठीक है। एक जो है थिंकिंग के साथ में दूसरा बताया उसने फीलिंग, माने अनुभव करना, फील करता है वो, भावना उसकी ले सकते हैं हम इस रूप में। और कहते सेंसेशन होता है उसको, सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन। और नेक्स्ट फोर्थ जो है इंट्यूशन, इंट्यूशन, ओके। ये शब्द दिए थे एक्चुअल में। ये है आपका प्रश्न, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन। इस आधार पर उसने पर्सनैलिटी को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बताया। कहते थिंकिंग आपकी इंट्रोवर्ट भी हो सकती है, एक्सट्रोवर्ट भी करता है पर्सन। फीलिंग भी सेम, अंदर से फील कर सकता है, बाहर की तरफ भी फील करता है। सेंसेशन जो महसूस होता है, सेंसेशन सेंस जो लेकर के आती है, वो अंदर से भी उठ सकती है और बाहर की, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों। इंट्यूशन भी जो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू उसने चर्चा की थी। तो थिंकिंग को अगर हम बोलें तो चिंतन करना, विचार करना बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और प्लस में भावना, ए और भावना बोले तो फीलिंग को आप ले सकते हैं। और इसके साथ में सेंसेशन और इंट्यूशन की बात करें तो संवेदना, सेंसेशन संवेदना, और सहज वो अंदर से अपने आप बोध होना। तो ए और डी जो है अपना उत्तर राइट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए और डी जहां पर भी है वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना सही हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जैसे बी है चित्त और अहम, अहम, अहंकार, चित्त, जो हमारा जो माइंड की बात कर देते हैं किसी तरीके से। चित्त शब्द जो है एक्चुअल में हिंदी संस्कृति में यूज किया जाता है। चित्त, मन, बुद्धि, अहम, ये जो हिंदी के हैं, ये किसी साइकोलॉजिस्ट के शायद नहीं लगते हैं। अगर एग्जामिनर ने क्योंकि हिंदी में ही लिखा है तो हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। अंतर्नाद, अभिप्रेरणा और संवेग, ये जो होते हैं इंपल्स होना, अभिप्रेरणा मोटिवेशन होना, अंतर्नाद अंदर से कुछ फीलिंग आनी। अब उसके लिए पता नहीं एग्जामिनर ने एक्चुअल क्या टर्म यूज किया यहाँ पर, कुछ एक्सप्लेनेशन का कोई दूर तक लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इनका कोई लेना देना कुछ भी नहीं डिस्कस कर सकते हम। बाकी जो अहंकार और इदम, इसकी इंग्लिश दे दी है ईगो और इड करके। तो यहां पर 3 शब्द आप लोग जानते होंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। ये पर्सनैलिटी के जो टाइप करते हैं, कहते हैं ये कौन है, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। कल को यहां से प्रश्न बन सकता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो ये किसके हैं, तो सिगमंड फ्राइड ने दिए थे, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी का टाइप है, कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी है, उसके अंतर्गत ये चीज करते हैं। और वो माइंड को भी जो है 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं, कहते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, 3 माइंड है। जिनमें से आपका कॉन्शियस तो कहते हैं कि केवल 10 भाग ही है। जैसे बर्फ का कहते हैं गोला होता है, ऐसे बर्फ का गोला है, तो वो इसमें से पानी में जब डूबा रहता है ग्लेशियर, तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। तो जो बर्फ का गोला है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है बर्फ के पानी के नीचे रहता होता है मैक्सिमम। तो अनकॉन्शियस माइंड है वो 90 भाग है, तो कॉन्शियस आपका केवल 10 भाग ही है। कहते हैं इतना, इस तरीके से वो डिस्कस करते हैं थ्योरी में सिगमंड फ्राइड साहब। खैर ये प्रश्न अपना आया था कार्ल जुंग से, पर्सनैलिटी को क्यों बांटा उन्होंने, उन्होंने चिंतन बोले तो थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन, इन 4 शब्द चिंतन, भावना, संवेदना और सहजबोध, इनके आधार पर बांटा है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, वो हमारा कवर कंप्लीट होता है। पूरे 20 क्वेश्चन हो गए। आगे भी हम पार्ट्स लेकर के आएंगे। यदि आप कंप्लीट पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर जाकर के ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू सेशन जो है आप देख सकते हैं। कोर्सेज कंप्लीट कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, वो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनके भी जो है नेट जेआरएफ की जर्नी स्टार्ट हो या वो भी अपने अच्छे से कर पाए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को जो है जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आए। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।